स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आज की जो क्लासेस हैं वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आईटीआई सेकंड ईयर सभी ट्रेड के स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, तो आप किसी भी ट्रेड से बिलोंग करते हैं, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सबके लिए सेकंड ईयर में एक जैसी होती है। जो आज क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वो पार्ट 7 है हमारा। इसके पहले 1 to 6 ऑलरेडी हमने आपको करा दिया है। 1 to 6 आप कहाँ दे सकते हैं? प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट कहाँ मिलेगी? यूट्यूब में सर्च कीजिए ग्लोबल आईटीआई, उसके ऊपर आप देखेंगे तो जगह जगह होम अबाउट वीडियोज अलग अलग सेक्शन होते हैं। जो प्लेलिस्ट का सेक्शन होता है उसमें आपको जाना है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स सेकंड ईयर सेलेक्ट करना है और वहां पर सीरियल से आपको क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। रिलेटेड पीडीएफ समय समय पर इस वेबसाइट पर अपडेट होते रहते हैं। इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो एक ऑप्शन आपको मिलेगा कोर्स का। कोर्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो अलग अलग कोर्सेज के पीडीएफ मटेरियल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। बाकी एक मेरी तरफ से सजेशन है, ग्लोबल आईटीआई का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, जहां से आप व्हाट्सएप वगैरह आप डाउनलोड करते हैं वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ और बेहतर आपको पढ़ना है, अच्छी परफॉर्मेंस करनी है अपनी, तो आप ग्लोबल आईटीआई मोबाइल ऐप जरूर ज्वाइन करिए। ठीक है, मतलब डाउनलोड कीजिए और वहां पर क्लासेस ज्वाइन कीजिए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। 101। इसके पहले क्लासेस में हमने आपको मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करा दिए इसके पहले के, और अब आगे क्वेश्चन जो है 101 से आगे क्वेश्चन हम लोग आज के वीडियो में देखने वाले हैं। इसमें कह रहा है पेइंग द अटेंशन टू द स्पीकर, नॉट इंटरप्टिंग, टेकिंग टाइम टू अंडरस्टैंड बिफोर आस्किंग क्वेश्चन और रिस्पॉन्डिंग इज। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये किस चैप्टर से या किस टॉपिक से रिलेट करता है? तो ये जो चैप्टर रिलेट करता है ये कम्युनिकेशन से रिलेट करता है। ठीक है, कम्युनिकेशन। इसके पहले क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, तो उससे ये जो है क्लास ज्यादा आपको समझ में है, क्योंकि उसमें मैंने कम्युनिकेशन को अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। न केवल क्वेश्चन सॉल्व कराया हमने, इसको एक्सप्लेन भी किया है कि जैसे कम्युनिकेशन है, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, वर्बल है, नॉन वर्बल है। ये सब चीजें आपको इसके पहले क्लास में देखने को मिल जाएंगी। उसके अलावा मैंने कुछ स्किल्स भी बताई थी, जैसे लिसनिंग भी एक स्किल होती है, लिसनिंग स्किल होती है, स्पीकिंग भी होती है। ठीक है, कम्युनिकेशन में क्या होता है? कम्युनिकेशन मतलब बात आप बोल रहे हैं, सामने वाला सुन रहा है, सामने वाला बोल रहा है, आप सुन रहे हैं। तो उसमें दो चीजें महत्वपूर्ण हो जाती हैं, एक लिसनिंग स्किल और एक स्पीकिंग। ये क्या है? ये स्किल्स है, और स्पीकिंग भी क्या है? स्किल है। ठीक है, तो ये चीजें मैंने प्रीवियस क्लास में आपको इसके पहले क्लास में बताया, फिर भी एक बार रिवाइज करा देता हूं। लिसनिंग मतलब अगर आप किसी की बात को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, और जब ध्यानपूर्वक आप सुन रहे हैं तो उसके एक एक शब्द आप सुन रहे होंगे, एक एक लाइन सुन रहे होंगे। जब एक एक लाइन और एक एक शब्द आप सुन रहे होंगे तो बेहतर समझ पा रहे होंगे। जब आप बेहतर समझ पा रहे होंगे तो जो सामने वाला बोल रहा है उसके अगेंस्ट, मतलब उसके रिप्लाई में आप सही जवाब दे पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी इंटरव्यू में बैठे हुए ध्यानपूर्वक सामने वाले की बात को सुन रहे हैं तो आप सही जवाब भी दे पाओगे। अगर आप ध्यानपूर्वक नहीं सुन रहे हो, यानी ये स्किल आपकी कमजोर है, आपका ध्यान इधर उधर रहता है, बातों को ध्यान से सुनने नहीं आता है, तो आप सही जवाब भी नहीं दे पाओगे। इसी प्रकार से स्पीकिंग भी एक स्किल है, यानी आपको बोलने का तरीका आपको पता होना चाहिए कि आप जो चीज बोल रहे हैं वो स्पष्ट बोलिए, ऐसा बोलिए कि सामने वाले को एक बार में समझ में आ जाए। कुछ लोग कुछ इस प्रकार से बात करते हैं, उनको अपनी बात प्रेजेंट करने नहीं आता। जैसे कुछ लोग कहते हैं सर मुझे आता तो है लेकिन मैं बता नहीं पाऊंगा। आपने सुना होगा, बच्चों की बीच ही होती है, जैसे क्लास वगैरह में या इंटरव्यू में जनरली वो बोलते हैं सर मुझे आता है लेकिन मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। तो उनका क्या वीक होता है? उनकी स्पीकिंग वीक होती है। ठीक है, तो ये दो स्किल्स होते हैं। फिलहाल ये कह रहा है पेइंग अटेंशन मतलब ध्यान देना। किस पर ध्यान देना? स्पीकर, बोलने वाले पर ध्यान देना। नॉट इंटरप्टिंग, बीच में डिस्टर्ब ना करना। कब? जब सामने वाला बोल रहा हो, जो बोलने वाला बोल रहा है उस समय आपको ध्यान देना है उसकी बातों पर, और बीच में टोकना नहीं है, डिस्टर्ब नहीं करना। कब? जब वो बोल रहा होता है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन आपको नहीं पूछना है। कब नहीं पूछना है? जब वो बोल रहा है उसकी बात को समझना है, और उसके पहले नहीं समझना है, उसके बाद आपको कुछ पूछना है। ठीक है, या जब आपको बोला जाएगा, बीच में आपको इंटरप्ट नहीं करना है। तो यही बात यहां पर हो रही है कि जब वक्ता कोई बोल रहा हो, आप उसकी बात को ध्यान दे रहे हैं और उसकी बात को बीच में काट नहीं रहे हैं, उसको बोलते समय उसको बीच में इंटरप्ट नहीं कर रहे हैं। प्रश्न पूछने या उत्तर देने से पहले समझने के लिए समय निकालना, मतलब आप जो पूछ रहे हैं, ठीक है, क्या पूछ रहे हैं उस चीज को भी समझना। ठीक है, इन चीजों को क्या कहते हैं? यहां पर कह रहा है कि लेक्चरिंग, एक्टिव लिसनिंग, एक्सेप्टिंग। यहां पर क्या होगा? इसको कहते हैं एक्टिव लिसनिंग, ध्यानपूर्वक सुनना। एक्टिव, देखिए लिसनिंग मैंने इसकी
पीछे की क्लास में बता दिया था कि एक्टिव और पैसिव दो तरह की लिसनिंग होती है। अगर आप इंटरव्यू में बैठे हुए हैं, आप सामने वाले की बात को पूरी तरह से ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वो एक्टिव लिसनिंग होगी। और अगर आप टीवी देख रहे हैं, रेडियो वगैरह, गाने सुन रहे हैं, मोबाइल भी चला रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं, तो ये सब क्या है, पैसिव है। कुछ बातें आप सुनते हैं, कुछ बातें नहीं भी सुनते हैं, थोड़ा ध्यान गाने पर रहता है, थोड़ा ध्यान मोबाइल पर रहता है, थोड़ा ध्यान टीवी पर भी रहता है, तो वो पैसिव लिसनिंग हो जाती है। तो पैसिव लिसनिंग आपके अच्छे कम्युनिकेशन में नहीं आएगी। जब भी आप ऑफिशियल फॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मीटिंग है, इंटरव्यू है, ग्रुप डिस्कशन है, तो वहां पर आपकी कौन सी लिसनिंग होनी चाहिए? वहां पर आपकी एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर आपका आंसर जो है सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। When society decide how we need to behave and forced it on us is called creating। कह रहे हैं सोसाइटी मतलब जो हमारा समाज है, समाज, मैं शॉर्ट एक एक शब्द आसानी से बताने की कोशिश करता हूं, जैसे हिंदी एक एक बोल दूंगा तो आपको इंग्लिश भी समझ में आने लगी। ठीक है, जो हमारा समाज है डिसाइड करता है कि हमें कैसे रहना है, कैसे बिहेव करना है, और हम पर थोपता है, फोर्स, हमसे जबरदस्ती भी करता है उस चीज को करने के लिए, तो उसको क्या कहते हैं? ठीक है, आप देख लेते हिंदी क्या लिखा है। जब हमारा समाज यह निर्णय लेता है कि हमें कैसा व्यवहार करना है और हमारे ऊपर उसको जबरदस्ती थोपा जाता है। लोग कहते हैं ना कि तुम यार ये काम कर रहे हो, समाज क्या कहेगा। जैसे जनरली हमें घर पर हमारे माँ बाप, हमारे रिश्तेदार के बीच अगर हम कुछ भी ऐसा कुछ करना चाहते हैं जो लगता है कि नहीं समाज के हट के है, कुछ अलग है, तो लोग कहते हैं कि समाज के लोग क्या कहेंगे, है ना। जैसे गांव के लोग क्या कहेंगे, मोहल्ले के लोग क्या कहेंगे, हमारे शहर के लोग, हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे। तो वही चीज यहां पर बात हो रही है। उसको क्या कहते हैं? उसे सृजन करना कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं, यहां पर देखिए, फ्री सोसाइटी मतलब होता है कि ऐसी सोसाइटी जहां पर सब लोग फ्री हैं। तो यहां पर फ्री की बात नहीं हो रही, यहां पे क्या हो रहा है, समाज कह रहा है कि हमें कैसे बिहेव करना है, जैसे मुझे कैसे कपड़े पहनना है ये समाज डिसाइड कर रहा है। मेरा लोग, मेरी लोकेलिटी, जैसे अगर हम फीमेल है, अगर एक लड़की है और ऐसी कम्युनिटी में रहते हैं जहां पर सब लोग जो है साड़ियां पहन रहे हैं, सूट पहन रहे हैं, और वैसे में अगर जीन्स और टॉप पहन के निकलेंगी लड़की, तो वहां पे समाज वहां पर क्या करेगा, कहेगा नहीं ये नहीं चलेगा यहाँ पे, हमारे यहाँ, ठीक है, हमारे गांव में ये नहीं चलेगा, या हमारी गली में नहीं चलेगा, हमारे मोहल्ले में नहीं चलेगा। तो उसी की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, तो उसको कहते हैं हम लोग स्टीरियोटाइप। समानता इसलिए नहीं है क्योंकि लड़का जींस पहनेगा तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लड़की जींस पहनेगी तो बहुत से लोगों को दिक्कत हो जाती है, जो अपने को सामाजिक कहते हैं। ठीक है, तो वही चीज है यहां पर, इसको जेंडर स्टीरियोटाइप कहते हैं। ठीक है, जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होता है एक बार मैं इसको समझा देता हूं, तो हो सकता है इससे रिलेटेड आगे आपको कभी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं। जेंडर स्टीरियोटाइप, जेंडर अभी हटा देते, ठीक है, सिर्फ स्टीरियोटाइप को समझते। थोड़ा हिंदी अगर मैं गड़बड़ लिखूं, रूढ़िवादिता, थोड़ा बहुत गड़बड़ होगी लेकिन समझ लीजिएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। रूढ़िवादिता शब्द मैंने सही बोला है, बाकी लिखने में थोड़ा बहुत हो सकता है। स्टीरियोटाइप मतलब होता है रूढ़िवादिता, जैसे हम कोई पुरानी सोच पीछे से लेकर चलते हुए आ रहे हैं। जैसे कुछ बातें करें, जैसे अब कुछ चीजें, कुछ प्रथाएं थी जो पहले थी लेकिन समय के साथ परिवर्तित होती रहती हैं। जैसे आपको पता है जो वीडियोस हैं, जैसे जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो पहले दूसरी शादी नहीं कर सकते थे, क्या थे, ये एक पुरानी रूढ़िवादी सोच थी जो समय के साथ परिवर्तित हो गई, लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन आज भी बहुत से रूढ़िवादी लोग हैं जो आज भी बहुत चीजों को समय के हिसाब से अपने आप को परिवर्तित नहीं करते हैं। जैसे बहुत से अभी ऐसे भी लोग आपको देखने को मिल जाएंगे जो मोबाइल फोन नहीं रखते हैं, नहीं हम मोबाइल नहीं रखेंगे, क्यों, एक कहीं न कहीं वो पुरानी सोच हावी होती है। या फिर इंटरकास्ट मैरिज है, मैं किसी चीज को सपोर्ट नहीं करता हूं, बस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, किसी की भावनाओं को ठेस करने के लिए भी ये वीडियो नहीं है। इंटरकास्ट मैरिज है कि भाई एक कोई दूसरी कास्ट के हैं और एक दूसरी कास्ट के हैं, ये लोग शादी नहीं कर सकते एक दूसरे से, ये इनसे नहीं कर सकते, ये इनसे नहीं कर सकते। अभी हमारे समाज में फिलहाल इस सिनेरियो में ये बड़ा मुश्किल काम है, चल रहा है, थोड़ी बहुत शुरुआत हो रही है, लेकिन वो नॉर्मल रूप में उसको समाज स्वीकार नहीं कर रहा अभी भी। तो ये सब चीजें क्या कहलाती हैं, ये रूढ़िवादिता कहलाती हैं, जो कहीं न कहीं समाज, जबकि अगर ये इनकी फैमिली या ये कैंडिडेट है, मान लेते हैं वो ए कास्ट के हैं और ये कैंडिडेट हैं बी कास्ट के हैं, दोनों शादी के लिए रेडी हैं, ठीक है, दोनों तैयार है, दोनों शादी कर रहे हैं, लेकिन इनका समाज भी नहीं चाह रहा है और इनका समाज भी नहीं चाह रहा है। तो ये क्या है, ये एक तरह का हमारा सामाजिक रूढ़िवादिता है। और यहां पर जेंडर स्टीरियोटाइप क्या है, जेंडर स्टीरियोटाइप
मतलब अगर आप मेल हैं तो और आप फीमेल हैं तो दोनों के हिसाब से चीजें बदल जाती हैं। जैसे अगर आप मेल हैं, आप एक लड़के हैं, तो आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है, आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फीमेल, आप लड़की हैं, तो आप ये काम नहीं कर सकती हैं, ठीक है, नहीं कर सकती हैं। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं, क्योंकि ये जेंडर से रिलेटेड हो गया, इसीलिए इसको जेंडर स्टीरियोटाइप कहते हैं, ठीक है। तो यही पे है कि जब हमारी सोसाइटी डिसाइड करती है कि लड़कियां कैसे कपड़े पहने, वो कितना पढ़ाई करें, उनकी शादी हो जानी चाहिए, इनको अब और पढ़ने की क्या जरूरत है, ग्रेजुएशन कर लिया, शादी कर दो इनकी, ये जाएंगे, इनको घर परिवार संभालना, इनको नौकरी की क्या जरूरत है। तो ये चीजें क्या है? ये जेंडर स्टीरियोटाइप है। मेरे ख्याल से टॉपिक मैंने समझाने की अच्छी कोशिश की है, आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। आप पढ़ना चाहें तो कहीं भी पढ़ सकते हैं, बाकी आप सोच रहे हैं कि सिर्फ ये क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, तब तो आप कहीं नहीं सीख पाए, ठीक है। वाई डू यू नीड टू स्टडी फर्दर? अब लो, आ गया ना, इसका जवाब आप खुद दे दोगे। ये कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि तुम्हें अब पढ़ने की क्या जरूरत है, अब आगे तुम्हें पढ़ने की क्या जरूरत है, तुम्हारी अब शादी हो जानी चाहिए जल्दी ही। ये किस चीज का एग्जाम्पल पूछ रहे हैं कि अगर कोई कह रहा है कि अब आगे आपको पढ़ने की क्या जरूरत है, तुम्हें अब पढ़ने की क्या जरूरत है, तुम्हारी जल्दी शादी हो जाएगी, ये किस चीज का एग्जाम्पल है? जनरली ये लड़कियों पे बोला जाता है कि अरे लड़की अगर कहती है कि मुझे और पढ़ना है, तो जो एक सामाजिक ढांचा है, तो ये जो रूढ़िवादिता है वो कहीं की हावी है, तो लोग कहते हैं कि बस BA कर लिया, ठीक है, ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, अब तुम्हें पढ़ने की क्या जरूरत है, तुम्हारी जल्दी शादी हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या दर्शाता है? ये फिर से दर्शाता है क्या? जेंडर स्टीरियोटाइप है। लेकिन किसके लिए है? लड़कों के लिए है कि लड़कियों के लिए है? ये लड़कियों के लिए है, इसलिए यहां पर पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि ये जेंडर स्टीरियोटाइप तो है, लेकिन किसके लिए है? लड़कियों के लिए है, ठीक है। ये चीज है आपकी यहां पर, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगती है, क्वेश्चन समझ में आते हैं तो नीचे कमेंट करना आपको नहीं भूलना है, ठीक है। एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट टू कैरी व्हेन यू अटेंडिंग एन इंटरव्यू इज, ठीक है। कह रहे हैं कि अगर आप एक इंटरव्यू अटेंड कर रहे हो तो उस समय कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको कैरी करना चाहिए, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि ये आंसर तो आप बता सकते हो, नहीं बताओगे तो मैं कहूंगा आप बताओ। इस आंसर को आपको कमेंट करना है, और जिसका कमेंट सही होगा मैं वीडियो के नीचे उसको टैग कर दूंगा कि अगर आप एक इंटरव्यू में भाग लेने जा रहे हैं तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट कौन सा है जो आपके साथ होना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन सा है, इसलिए मैं इसका आंसर नहीं बता रहा हूं, आप बताएंगे नीचे कमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ब्लैंक है, इज अ समरी, यहां पर आपको वो वर्ड यहां से फीड करना है, इसमें से कोई भी एक शब्द यहां पर रखना है जो सही होगा। इज अ समरी ऑफ योर पर्सनल एक्सपीरियंस एंड स्किल एंड एजुकेशन हिस्ट्री। तो देखिए कह रहे हैं कि ये एक पेज या एक डाटा है जिसमें समरी मतलब चीजें लिखी होती हैं। क्या क्या चीजें लिखी हैं? आपके जो एक्सपीरियंस है वो लिखे जाते हैं, आपकी जो स्किल है वो लिखी जाती है, आपकी जो एजुकेशन है वो लिखी जाती है। तो आप ये बताइए कि कौन सी चीज ऐसी होती है जहां पर हम लोग अपना एजुकेशन लिखते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं हमारे स्किल्स क्या है, उसके बाद हम लिखते हैं हमारे एक्सपीरियंस क्या है। तो ये चीजें कहाँ लिखते हैं? ये चीजें हम लिखते हैं अपने बायोडाटा या रिज्यूमे, ठीक है। तो यहां पर आंसर आपका सी सही हो जाएगा, रिज्यूमे। ये सब चीजें कहाँ लिखी जाती हैं? ये सब रिज्यूमे में लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, रिज्यूमे क्यों चाहिए? जॉब के लिए। द क्रूशियल स्टेप दैट ऑल फेसेस व्हाइल स्टार्टिंग देयर करियर्स, ठीक है। अगर कोई अपने करियर की स्टार्टिंग कर रहा है, अपने मतलब पढ़ाई लिखाई कर लिया, उसके बाद अपने भाई भविष्य के लिए अब रोजगार, नौकरी, उसकी जो शुरुआत तो करना पड़ता है ना, तो उसमें सबसे क्रूशियल स्टेप की बात हो रही है, ठीक है। यानी वो कठिन समय जिसका सामना करना पड़ता है वो क्या है? अपने करियर शुरू करते समय सभी का सामना करने वाला महत्वपूर्ण कदम। इसमें से ऐसी क्या चीज है जो कहीं न कहीं सबको फेस करनी पड़ती है? लोग कहते हैं ना स्टार्टिंग में क्या होता है, स्ट्रगल होता है। तो क्या ऐसी चीज है? देखिए यहां पर, क्या आप बहुत खुश हो जाते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आराम करते हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं है। क्या आप टूर पर चले जाते हैं, गोइंग ऑन अ टूर? नहीं। आपको क्या करना होता है? सबको एक इंटरव्यू से के मतलब से गुजरना पड़ता है, इंटरव्यू का सामना करना पड़ता है। शुरुआत, अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं या नौकरी की तरफ, तो आपको इंटरव्यू जरूर फेस करना पड़ेगा,
ठीक है, इस वजह से यहां पर आंसर आपका क्या होगा, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रॉपर कम्युनिकेशन विद कस्टमर्स कैन हेल्प टू, कह रहे हैं कि अपने ग्राहकों के साथ अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, मतलब कम्युनिकेशन क्या है, आप अपनी बात सामने वाले को कहते हैं, सामने वाले की बात आप समझते हैं, तो दो लोगों के बीच अपनी इंफॉर्मेशन, अपने विचारों का आदान प्रदान ही कम्युनिकेशन कहलाता है ना। तो अब ये कह रहे हैं कि हम अगर हमारा एक मॉल है, हमारी एक शॉप है, हमारे कस्टमर्स हैं, तो हमारा जो कम्युनिकेशन है अपने कस्टमर के साथ अगर अच्छा है तो उससे क्या फायदा हो गया, उसका क्या रिजल्ट होगा, क्या इफेक्ट होगा। तो देखिए, ग्राहक जो है आपके साथ बने रहेंगे, या फिर दूसरा कह रहे हैं कस्टमर्स कंप्लेंट, आपके दोस्तों से जो कस्टमर है वो शिकायत करेंगे, या फिर दूसरी दुकान वाले के पास वो चले जाएंगे, आपको छोड़ देंगे, या फिर मतलब आपके जो भी प्रतियोगी होगा, कंपटीटर होगा, सेम चीज यहां पर भी है, दूसरी दुकान। ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आप अपने कस्टमर से अच्छी बातचीत बनाए रखेंगे तो लगातार कस्टमर आपसे जुड़ा रहेगा। सिंपल सी बात है, आपने देखा होगा कि आप भी उसी शॉप पर जाना पसंद करते होंगे जो आपको जाते ही एक मतलब कहते हैं ना अटेंशन देना, जाते ही आपका अरे सर आप आ गए हैं, बताइए क्या चाहिए, है ना। हर व्यक्ति चाहता है कि उसको अटेंशन मिले, प्रॉपर कम्युनिकेशन हो। कई जगहों पर आपने देखा होगा, आप जाते हैं दुकान में 2-4 मिनट इधर उधर घूमते हैं, फिर भी शॉपकीपर या जो मालिक है वो कुछ पूछता नहीं है, तो आप नाराज होते हैं और वहां से निकल आते हैं कि यार इसके पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। तो यही चीज है कि अगर आप प्रॉपर कम्युनिकेशन बना रहेगा आपके ग्राहकों के साथ, आपके व्यवहार, आपकी बातचीत अच्छी रहेगी, तो ग्राहक आपके साथ बने रहेंगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर ए सही हो जाएगा, ये है ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कस्टमर्स जनरली व्हेन दे हैव अ पुअर एक्सपीरियंस, देखिए अब कस्टमर जनरली करता क्या है, अगर उनका अनुभव आपके साथ खराब हो। अगर आप एक शॉपकीपर हैं, कोई भी किसी भी प्रकार से, शॉपकीपर जरूरी नहीं है, इंडस्ट्री में भी ढेर सारे क्लाइंट्स होते हैं, ठीक है। तो अगर आपके जो क्लाइंट्स हैं, आपके जो कस्टमर हैं, ठीक है, उनके साथ उनको क्या होगा, आपके साथ अच्छा अनुभव नहीं फील होगा, तो क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, वो दूसरी जगह जाएंगे। क्या करेंगे, आपका जो कंपटीटर होगा उसके पास चले जाएंगे। इसका एग्जांपल कैसे मैं बता सकता हूं, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। ठीक है, व्हेन यू हैव अ पुअर एक्सपीरियंस, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई एक फोन खरीदा, किसी भी कंपनी का, आपने एक कंपनी का फोन खरीदा और एक कंपनी के साथ आपका अनुभव ठीक नहीं रहा, फोन लेते ही प्रॉब्लम हो गई, तो प्रॉब्लम होना बड़ी चीज नहीं है। लेकिन जब आप एक कंपनी के सर्विस सेंटर पर जाते हैं, ठीक है, एक कंपनी के आप सर्विस सेंटर पर भी जाते हैं, तो आपको वहां पर कई चक्कर कटवाया जाता है और आपका फोन सही करके नहीं दिया जाता। एक बार दिया गया, फिर आप ले गए, फिर महीने बाद दूसरी प्रॉब्लम होगी, तो क्या होगा, आपका एक के साथ जो अनुभव है वो खराब होगा। यानी एक कंपनी का जो फोन है उससे आप कहीं ना कहीं परेशान होंगे, संतुष्ट नहीं है, तो आप क्या करेंगे, एक कंपनी के जो कंपटीटर होगा उतने ही पैसे में वैसा ही फोन जो बनाता होगा उसी रेंज में बी कंपनी के पास आप चले जाएंगे। तो वही चीज है यहां पर, प्रतियोगी मतलब जो दूसरा होगा, जो कॉम्पिटिटिव कंपनी होगी, आप वहां चले जाएंगे। बाकी ये कह रहा था कि आप कहेंगे, अपने दोस्तों को भी कहेंगे कि नहीं आओ इसी कंपनी का फोन लो, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। और कह रहे हैं कंटिन्यू आप लगातार उसी कंपनी का दूसरा फोन खरीदेंगे, तो ऐसा भी आप नहीं करेंगे। और उनसे बार्गेनिंग करेंगे कि नहीं और सस्ता कर दो मेरा फोन, तो ये सब नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, आप दूसरी कंपनी में स्विच कर जाएंगे, यानी आप इनको छोड़कर दूसरी कंपनी या दूसरी शॉप के पास चले जाएंगे जहां आपको बेटर एक्सपीरियंस मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट है एन एम्प्लॉय कम्स लेट टू द ऑफिस एवरी डे। कह रहे हैं कि एक भाई साहब है, नौकरी करते हैं और उनका काम है डेली लेट आते हैं। ठीक है, जो ऑफिस टाइम अगर 10 बजे का है तो कभी 10 बजे नहीं आते हैं, 10:05, 10:20, 10:15, मतलब ओवरऑल हमेशा लेट आना ही उनका काम है। तो क्या है, ठीक है, एक कर्मचारी जो रोज कार्यालय लेट आता हो वह नहीं है। क्या नहीं है, पूछ रहा ना, क्या नहीं है, नॉट लिखा हो, देखिए क्या नहीं है, क्या है नहीं, क्या नहीं है। तो देखिए वो क्या है, वो पंक्चुअल नहीं है। पंक्चुअल मतलब होता है कि पंक्चुअल मतलब जो समय पर काम करे, जो समय पर आए, जो भी काम उसको दिया जाए वो समय पर काम करे, तो ऐसे लोगों को पंक्चुअल कहते हैं और पंक्चुअल लोगों को लोग पसंद करते हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि समय पर तो कभी पहुंच नहीं रहे, तो वो क्या नहीं है, वो व्यक्ति क्या नहीं है, वह व्यक्ति पंक्चुअल नहीं है। ठीक है, आंसर आपका बी सही हो जाएगा। बाकी यहां पर साइलेंट का मतलब कुछ है नहीं, साफ सुथरे का भी मतलब नहीं है,
कॉन्फिडेंस से क्या लेना देना, वो जब आता ही नहीं है टाइम से, है ना। तो यहां पर यही चीज पूछ रहा है कि कौन है वो, क्या नहीं है वह, तो वो पंक्चुअल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, when we speak to people in our workplace or people in authority we need to, कह रहे हैं जहां हम नौकरी कर रहे हैं किसी ऑफिस वगैरह में, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी कंपनी में, तो जब अगर हम बात करते हैं लोगों से, कहां पर बात करते हैं ये महत्वपूर्ण है। अगर हम घर पर बात कर रहे हैं तो अलग चीज है, लेकिन वर्क प्लेस क्या होता है, जहां पर हम नौकरी कर रहे हैं उसको वर्क प्लेस कह सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर हमें कैसे बात करना चाहिए, यही चीज यहां पर है। जब हम अपने कार्यस्थल यानी जहां नौकरी करते हैं या अधिकार में लोगों से बात करते हैं, तो हमें आवश्यकता होती है किस चीज की, कि आप स्पीक हार्शली, मतलब टेढ़े बोले उनसे, कड़वी जुबान में बोले, ठीक है, या फिर स्पीक केयरफुली, ध्यानपूर्वक बोले, सामने वाले को रिस्पेक्ट भी दिखाएं अपने शब्दों से, शब्दों के द्वारा कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जिससे सामने वाले को अच्छा लगे, रिस्पेक्टफुल शब्दों का प्रयोग करें। या फिर तीसरा कह रहा है कि सावधानी पूर्वक बोले लेकिन गाली का भी प्रयोग करें, ठीक है। लास्ट में बोल रहा है कि रूडली व्यवहार करें उनके साथ, और वायलेंट मतलब कठोरता के साथ बोले और उनके साथ मिसबिहेव करें नहीं। जब भी आप अथॉरिटी, मतलब या तो आपके अधिकार में, जैसे हो सकता हो आप सीनियर हो, आपके अंडर में एक आता है ना कभी, ये जोन, ये ब्रांच आपके अंडर आती है, तो वहां पर या वर्क प्लेस पर जब भी आप बात कर रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, सावधानी पूर्वक बोलना है कि कहीं कुछ गलत शब्दों का प्रयोग ना कर लें। प्लस जब आप बात कर रहे हैं तो जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं उन शब्द में रिस्पेक्ट हो, जैसे खाना लाइए, खाना लाओ, दोनों का बोलने का तरीका। अगर आप किसी को बोलते हैं प्लीज वो पेन दे दीजिए, और एक कहेंगे जरा पेन देना, ठीक है, दोनों तो क्या है, पेन मांग रहे हैं, लेकिन दोनों शब्द में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा, तो वही कहा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, कि रिस्पेक्ट आपको शो करनी है और केयरफुली बात करना। तो यहां पर आंसर बी सही हो सर, ठीक है। होपफुली आपको ये क्लासेज समझ में आ रही होंगी और आगे भी लगातार इसी प्रकार से चीजें जारी रहेंगी। लास्ट में एक मैसेज, पढ़िए जरूर, क्योंकि बिना पढ़े कभी कुछ होने वाला नहीं है। किसी प्रकार से मार्कशीट हासिल भी कर लेते हैं तो वो यूजलेस हो जाएगी, लेकिन पढ़ लिख कर हासिल करेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ कर लेंगे आप लाइफ में। जरूरी नहीं है कि हमें गवर्नमेंट जॉब ही मिले, प्राइवेट जॉब ही मिले या बिजनेस, हमें कुछ ना कुछ सब मिला के हमें ऊपर की तरफ अपने करियर को ले जाना है। उसके लिए कोई भी चीज हो सकती है, हो सकता हो गवर्नमेंट जॉब हो सकता हो प्राइवेट जॉब हो सकता हो हमारा बिजनेस हो, लेकिन ये डिपेंड करेगा हमारे आज पर कि आज हमने इस ITI को किस प्रकार से किया है, पढ़कर किया है या फिर टाइम पास। तो अगर आपने टाइम पास के तरीके से करेंगे तो ना आप इसमें सफल होंगे, ना इसमें सफल होंगे, ना इसमें सफल होंगे, तो जो ग्राफ इधर जाना था वो इधर जा सकता है। तो ये समय है जो डिसाइड करता है कि आपको इधर जाना है कि इधर जाना है, और मुझे लग रहा है आप बेहतर समझ पाएंगे कि कौन सा आपके लिए सही रहेगा। थैंक यू।